हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। आज बीपीएससी एक सार संग्रह है जो कि घटना चक्र है। इसमें हम पूरा साइंस का पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। और ये वैसे क्वेश्चन हैं जो जिन्होंने बीपीएससी में किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, नीचे इंडिकेट किया हुआ है और इसको सॉल्यूशन के साथ हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? नहीं के बारे में निगेटिव क्वेश्चन है। तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन में सी एकदम सही उत्तर है। इसका हम देखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन 1 याद किए होइएगा। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियोन, ये सब याद किए होइएगा। उसी में हाइड्रोजन का 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में, भारी हाइड्रोजन में 1 होता था, तो अत्यंत भारी हाइड्रोजन पूछेगा तो उसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। इसलिए इसमें कह रहा है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता था? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम किसकी है? तो एंगस्ट्रम शायद तरंग दैर्ध्य की होनी चाहिए। ए एकदम सही। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का मापक एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को याद याद कर ले दोस्तों। आवृत्ति को मापा जाता है किस चीज़ में? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज, हर्ट्ज। चलिए, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक भी हर्ट्ज ही होता है। हर्ट्ज ही होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को क्या कर सकता है? सुन सकता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड जो होता है, क्रिस्टल होता है किसका? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसको देखेंगे, हाँ बी राइट सही है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो घड़ी में प्रयुक्त होने वाला कार्ड जो होता है, कार्ड क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। इसका फार्मूला होता है SiO2 होता है। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इसमें कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कार्ड क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो, अब बात आती है कार्ड क्रिस्टल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसको रेडियो में करते हैं, टेलीविज़न में कहते हैं तथा घड़ी में करते हैं। चलिए, हॉटर्स से क्या मापा जाता है? फिर थोड़ा देर पहले क्वेश्चन मिला होता है हॉटर्स से। हॉटर्स आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति से हॉटर्स मापा जाता है। आवृत्ति, इसका ऐसा ही मात्रक होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसको HZ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति सुन सकता है। चलिए, इसके बाद देखें विद्युत शक्ति कह रहा है। विद्युत शक्ति यानी करंट, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट होता है, इसको देखेंगे। इसका उत्तर एकदम सही है, वाट। यानी विद्युत शक्ति का मात्रक कितना होता है? वाट। यानी विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। P बराबर होता है वर्क बाई टाइम। वर्क बाई टाइम, इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। क्या? दृश्य स्पेक्ट्रम जिसे हम देख सकते हैं 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। चलिए, इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। दृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है ना, वो निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करता है। किस चीज़ का? तो प्रकाश का। यदि व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता तथा प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। यानी उम्र पर भी डिपेंड करता है, आँख की क्षमता पर भी, प्रकाश स्रोत की दूरी तथा तीव्रता पर भी डिपेंड करता है। खासतौर पर इसकी सीमा कितनी होती है? इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर तक होती है। एंगस्ट्रम को ए के ऊपर थोड़ा सा बिंदु दे के दर्शाया जाता है। इसका मान होता है 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम तक इसका मान होता है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रम के बारे में और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर तक बताया है। NCERT की पुस्तक जो होता है उसमें लिखा हुआ है कि इसकी सीमा जो है 400 से 700 नैनो एंगस्ट्रम मानी जाती है। इसीलिए
आपको बीपीएससी भी 400 से 700 उत्तर ही सही मानता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे सौर विकिरण में पराशर क्या है। तो वहीं कुछ क्वेश्चन आ गया, पराशर जो एनसीईआरटी की पुस्तक में 400 से 7 मानी जाती है, तो इसलिए 400 से 7 इसका बी उत्तर होगा। आर्द्रता किससे नापी जाती है। तो आर्द्रता से आपको मालूम होगा हाइड्रोमीटर होना चाहिए, सॉरी हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर जो होता है ना, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। क्या? तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। हाइग्रोमीटर से द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है। तो दाब, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर होता है न्यूटन वर्ग मीटर होता है। न्यूटन यानी इसको शॉर्टकट में कहेंगे किसी तल के यानी किसी पदार्थ के तली में, नीचे पेनी में क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी तली में लगाए जाने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक कौन सी राशि है। दाब ब आ गया तो अदिश राशि है। दाब अदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं, दूसरे भाषा में इसको पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है, वही बात है पास्कल। दाब का प्रेशर का मात्रक होता है, प्रेशर का होता है, इनमें से कोई नहीं होगा इसमें। प्रेशर का होता है, वहीं प्रेशर का होगा क्या, न्यूटन वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि, सदिश के बारे में नहीं कह रहा है, तो अदिश जिसमें वन नहीं है तो वहीं आपको दाब अदिश होना चाहिए, दाब। चलिए इसके बाद हम देखेंगे दाब अदिश नहीं है। चलिए बी उत्तर हो गया, एकदम सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। मात्रक किसका नहीं है, तो मात्रक वो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति प्रतिबल का होता है, बल का होता है, दाब का होता है। विकृति का कुछ मात्रक नहीं होता है। चलिए सही कथन इसमें चुनना है। यानी लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से कम होता है। लाल का बैगनी से कम होता है, ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है। बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे से ज़्यादा, ये तो गलत है बिल्कुल। बैगनी का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश, ये भी गलत है, यानी बी सही होगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, बैगनी से ज़्यादा होता है, इसलिए दूर से दिखाई दे देता है लाल। रेलवे में सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा लाल का सबसे ज़्यादा होता है, इतना ही से याद कर ली। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। धनावेश जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस नहीं होगा, इसका डी होना चाहिए, डी। परमाणु के केंद्र न्यूक्लियस होता है, धनावेशित होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहता है। अगर कोई वस्तु ठोस में है सीधे गैस में परिवर्तित हो, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कपूर है, कपूर में आग लगाएंगे तो वो द्रव नहीं बनेगा, डायरेक्ट ठोस से गैस हो जाएगा। चलिए इसका कपूर हो गया। चलिए इसके बाद कॉस्मिक किरण क्या कहलाती है, तो इसको हम देखेंगे। कॉस्मिक किरण होती है आवेशित होती है कि अनावेशित होती है, कि आवेशित अनावेशित दोनों होती है। एक कॉस्मिक किरण जो होती है ना, वह आवेशित किरण होती है, आवेशित याद कर लें, ये होगा। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, विद्युत चुम्बकीय का भाग नहीं है। ये ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश के गतिमान गमन करता है। चलिए 2G स्पेक्ट्रम में 2G में जी का क्या होता है, जी जनरेशन होता है। 2G में जी क्या होता है, तो जनरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रडार का आविष्कार किसने किया, तो रॉबर्ट वाटसन ने किए थे। रॉबर्ट वाटसन ए सही है। ये क्या थे, ये एक भौतिकवादी थे। इन्होंने वाटसन जो थे भौतिकवादी थे, रॉबर्ट वाटसन। बॉट 1900 कब किए थे, 1935 में पहली बार रडार का प्रयोग। रडार होता है क्या, यह जो है ना रडार जो है ना प्लेन की दिशा को, वायुयान की दिशा को इंडिकेट करता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका व्यवस्था का हवाई हमले के रूप में इसका प्रयोग किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल इसको क्या कहते हैं? इसको हम हिग्स बोसान, इसका उत्तर हो जाना है। गॉड पार्टिकल क्या है? बी, हिग्स बोसान। चलिए, हिग्स बोसान क्या है? एक मूल कण है। इसकी परिकल्पना 1964 में की गई थी। 14 मार्च 2013 में किया गया था। 2013 इसका प्रायोगिक सत्यापन किया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ईश्वरीय कण है, गॉड पार्टिकल। इसका नाम ही है, गॉड लगा दिया गया, ईश्वरीय कण है, गॉड पार्टिकल इसको बोलते हैं, उपनाम दिया जाता है, ईश्वरीय नाम है। और हिग्स बोसान कण की खोज सबसे पहले वैज्ञानिकों की जुड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलॉट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। गॉड पार्टिकल के सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो सीवी रमन जी को 1930 में होना चाहिए। हाँ, 30 में दिया गया, 30 में, 30 सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 में भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया, इन्हें किस विषय पर, और 30 में दिया गया। और उसके बाद कुछ और व्यक्तियों के हैं नाम, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला गया। कीर्तिमान स्थापित करने के लिए दिया जाता है। 13 में रविंद्रनाथ ठाकुर जी को दिया गया था। हरगोविंद खुराना जो एक महान जाने माने भारतीय वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक थे, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया 68 में। 13 में ठाकुर जी को, 68 में खुराना जी को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक में ब्लैक होल की घटना के लिए इन्हें 1983 में दिया गया। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 79 में। अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप गैलीलियो होना चाहिए। हाँ, गैलीलियो। उसके बाद देखेंगे, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? इस सदी की शुरुआत कर रहा है, यानी नया सदी में। हम्फ्री डेवी, राइट ब्रोदर, जेम्स वाट, ब्रॉन ब्राउन। तो राइट ब्रदर वहीं जो साइकिल के पार्ट से हवाई जहाज को उड़ा दिया। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन कितने बराबर होता है? 1 माइक्रोन 1/1000 mm के बराबर होता है, यानी 10 के पावर -3 लिखेंगे। 10 के पावर 3 माइक्रोन होता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 कर देंगे, और 40 का रहा है तो 40 गुना कर देंगे। इसका सूत्र होता है 9/5, 9/5 सी आ जोड़ो उसमें 32 कर देंगे, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 102, 104। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी के रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना में रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, यानी कोई चीज़ का मिश्रण है उससे पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। डी क्वेश्चन हो गया। क्रोमेटोग्राफी याद करें, यानी कोनो चीज़ का मिश्रण है उसमें से पदार्थ को अलग करने के लिए। बल का गुणनफल है, बल बराबर होता है, बल यानी F बराबर होता है M में द्रव्यमान गुना त्वरण। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए, ये हो गया। इसके बाद त्वरण का होता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? त्वरण बराबर होता है E बराबर, यानी त्वरण हो रहा होता है V-U, यानी लास्ट का वेग माइनस शुरू का वेग, उसमें समय से भाग दे देंगे तो उसके त्वरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश का यानी अदिश पूछ रहा है। सदिश, अदिश कौन है? तो आयतन अदिश हो जाना चाहिए, आयतन। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को में कौन सी भौतिक राशि, संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्रदान की जाती है? यानी संवेग और वेग में, ये संवेग और दोनों सदिश है, सदिश। अरे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग और वेग में वेग होना चाहिए ना, द्रव्यमान। अच्छा, वेग और संवेग में इसका व्याख्या थोड़ा पढ़ लें। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसका वस्तु v है तो उसका संवेग हो जाएगा m × v, और संवेग का वेग का तो mv/v हो जाएगा। चलिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे एक पिको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिको कह रहा है, यानी सबसे छोटी इकाई पिकोग्राम होता है 10 के पावर -12, यानी 10 के पावर यानी 10 पर 12 के जीरो के बराबर होता है एक पिको सबसे छोटी इकाई है। यदि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट अगर नीचे की ओर आ रही है तो भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी जिस तरह से झूला पर हम देखते हैं ऊपर जाता है तो हम अपने को वजनदार समझते हैं, नीचे जैसे आता है तो हल्का हो जाता है। चलिए, उसमें जी का मान होता है 9.8 के नीचे से आता है तो फर्श हल्का हो जाता है। चलिए,
वायु में ध्वनि की तरंग, वायु ध्वनि तरंग है, ध से ध्वनि है, ध से अनुदैर्घ्य। आप प्रकाश से अगर प्रकाश तरंग करते हैं, प से प्रकाश है, प से चलिए ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है, चलिए ठीक है। और ध्वनि तरंग सबसे ध्वनि तरंग इसका माध्यम होता है ठोस, द्रव, गैस। एक नंबर में ठोस में सबसे ज़्यादा भागती है ध्वनि, दूसरा में द्रव में, तीसरा में गैस। गैस में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है इसको बताएं दोस्तों। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति का होता है वाट होना चाहिए, वाट, विद्युत शक्ति वाट। चलिए इसका हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद होता है विद्युत शक्ति वाट हो गया। टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। टरबाइन या डायनेमो, डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए हम बिजली प्राप्त करें यानी बिजली निकालेंगे, यानी हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे। तो क्या होगा, तो रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, सौर ऊर्जा भी नहीं होगा, मैग्नेटिक ऊर्जा भी नहीं होगा, मैकेनिकल ऊर्जा होगा। एकदम सही है। चलिए 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि जल रहा है तो 10 घंटे जले तो कितना खर्चा होगा। तो इसका सूत्र होता है 10 घंटे जले तो 100 गुना 10, सबसे पहले जितना घंटा जलता है उसमें 10 से गुना कर देंगे, यानी जय वाट, वाट गुना घंटा कर देंगे, 1000 हो गया। 1000 वाट घंटा में 1 यूनिट होता है। चलिए बिजली बिल इसी तर्ज पर निकाला जाता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल अमोनियम क्लोराइड होता है शुष्क सेल। शुष्क सेल वहीं सूखा सेल होता है, आजकल चला हुआ है सूखा सेल जो बैटरी के में होता है, तो उसमें अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड 2 गो उसमें पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड भी पाया जाता है, कहीं कहीं जिंक क्लोराइड भी कहीं ऑप्शन होगा। ये दोनों विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में, मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया। डायनेमो क्या है, डायनेमो क्या है, तो डायनेमो जो होता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है डायनेमो। डायनेमो जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। चलिए इसके बाद देखते हैं विद्युत मोटर क्या होता है। मोटर, डायनेमो जो होता है ना यांत्रिक को विद्युत में, मोटर जो होता है, मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता है। सी होना चाहिए, सी 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 एकदम से। मोटर जो होता है यांत्रिक को विद्युत को, मोटर जो होता है विद्युत को यांत्रिक में, जैसे कि हम मोटर से खेत पटाते हैं तो विद्युत लगा है, हमको क्या प्राप्त हुआ, और हमको ऊर्जा प्रदान कर दिया। नेक्स्ट, विद्युत धारा में किसका उपकरण, विद्युत धारा किससे नापी जाती है। विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होता है ना उसको ए मीटर से मापी जाती है, ए मीटर, आ मीटर। चलिए विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो विद्युत धारा ए मीटर से मापी जाती है, सही है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। रंग को अलग एक प्रिज्म से होकर गुजार के, प्रिज्म से जैसे प्रिज्म पे प्रकाश मारेंगे तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। 7 रंग कौन कौन है, नारंगी, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी, नीला। यदि किसी ऐनक की लेंस की शक्ति है तो +2 डायोप्टर है, शक्ति पावर 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो इसकी फोकस दूरी सी हो जाएगी 50। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है 1/, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता 2 है तो 1/2 यानी हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 मीटर। इसका सूत्र होता है फोकस दूरी निकालने 1/, जितना डायप्टर है तो 2 कह रहा है तो 1/2 से यानी 0.5 50। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत किया, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण होती है, इसलिए उत्तर दिशा को संकेतिक करते हैं। उत्तर, श्वेत प्रकाश को नीला में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो नली में तंतु को गर्म करके, जैसे श्वेत प्रकाश को तंतु में गर्म करके क्या करते हैं, नली में प्रवाहित की जाए, पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है। यही जो पराबैंगनी किरण है नली के आंतरिक सतह पर लेपित होकर प्रतिदीप्ति पदार्थ की परत पर मिलकर एक दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस में दिया है, वहीं E = mc² पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को देखते हुए इन्हें आइंस्टीन साहब को विद्युत नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया, तो 1921 में दिया गया आइंस्टीन को। किस क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम है, लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम।
सबसे ज़्यादा विद्युत यूरेनियम से पैदा किया जाता है। यूरेनियम यूरेनियम जो होता है ना, यूरेनियम एक धातु है या एक नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन में काम किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को संपीड़ित गैस को छोड़ने से, अगर संपीड़ित गैस छोड़ दिया जाए तो कमरा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कमरे ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? यानी फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज का तार किससे बना होता है? टीन से, शीशा से, निकल से, टीन और शीशे का तार। डी होगा। टीन और शीशा बहुत कमज़ोर रहता है, जैसे विद्युत का झटका आया कि गल जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे अति चालक क्या होता है। अति चालक बहुत बार सुना है, इसका शून्य पारगम्यता होता है। शून्य पारगम्यता, इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसको देख लेंगे। ये क्या बोलते हैं, अति चालक, इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य, अति चालक शून्य, याद कर ले, अति चालक शून्य। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके में प्राय छुए तो लोहा का अधिक ठंडा होता है। क्या कारण है उसका? क्योंकि जो होता है ना, लोहे के लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा अच्छा चालक है। यहीं बी उत्तर सही होगा। उस लोहा जो है उष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है, जल्दी से गर्म भी हो जाता है लकड़ी से ज़्यादा। चलिए, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रूम को गर्म किया जा सकता है। रूम को गर्म कर सकते हैं, ठंडा नहीं कर सकते हैं। जो भी उत्तर है, आप इसको फ्रिज ठंडा कर सकते हैं, रूम को गर्म कर सकते हैं। गर्म आप थोड़ा गर्म सकते हैं, न तो गर्म कर सकते हैं, डिग्री ठंडा कर सकते हैं। सी उत्तर हो जाएगा, आप रूम को गर्म कर सकते हैं। दोनों दोनों उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त, यानी सिंग जो अधिक होता है ना गर्त, उसको क्या बोलते हैं? उसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। चलिए, सिंग और गर्त के बीच का, चलिए, पढ़ने के काम में आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बना होता है? जो पढ़ाई लिखाई के काम में आता है उसके ग्लास जो होता है वो अवतल लेंस के बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। पढ़ने के काम में आने वाले उत्तल लेंस में पढ़ने के काम, वही जो एस्टूमर बॉक्स में जो दिखा देता है लेंस, एस्टूमर बॉक्स में जैसे हम लोग बच्चा में कागज़ जलाते थे, वो उत्तल लेंस है। चलिए, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो बच्चा बच्चा जानता है, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, वायु में इसका पूछेगा तो ध्वनि में तो 330 हो जाएगा, वायु में 332 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। शुष्क वायु, यानी शुष्क ठंडा वायु में ज़्यादा हो जाएगा ध्वनि के 346। हाइड्रोजन में 1200। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सबसे ज़्यादा शीशा में हो जाएगा 3940 से। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण जो होता है ना, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो तरंग के समान, कोण के समान, तरंग और कोण दोनों के समान। तरंग और कोण, प्रकाश जो विकिरण होती है तरंग और कोण दोनों की जैसी होती है। तरंग और कोण दोनों की जैसी होती है। चलिए, आकाश नीला दिखता है क्योंकि क्यों? तो लघु तरंग सूर्य के प्रकाश में नीला रंग से अधिक होता है, ये भी नहीं सही है। बी देखेंगे, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो इसका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी अधिक होता है। उसके बाद फिर उससे कम होता है, उसका 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो इसका सूत्र होता है 9/5 सी जोड़ 32। 9/5 कर देंगे जितना सेंटी, एक मिनट थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। हाँ, तो इसका आ गया 9/5 सी। 50 डिग्री सेल्सियस का रहा है तो 9/5 सी की जगह पर 50 लग के 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, इसका सूत्र होगा। चलिए, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती है? ऊंची जल तरंगें कैसी आती है? तो भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो ऊंची भूकंप तरंगें कथी से आती है? तो चंद्रमा से आती है, याद रखें, चंद्रमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जब एक पदार्थ को चांद की सतह से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो पहले इसका इसका भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान एकदम से बी हो जाएगा।
भार इसका चेंज हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान वहीं का वहीं रहेगा। चलिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। एकदम सही, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। पृथ्वी को लगभग 4.5 पृथ्वी को लगभग 4.5×10⁸ भाग सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है क्या? तो सूर्य संलयन होगा, नाभिकीय संलयन, बी उत्तर हो जाएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण संलयन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट छोड़ा गया आपको, आर्यभट्ट 92, 66, 75, 75, तो बी हो जाएगा 1975। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष अधिकतम होता है कौची पर? वर्ष अधिकतम होता है तो सबसे किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा लंबा वर्ष होता है? तो पृथ्वी पर होगा नहीं, प्लूटो पर होगा नहीं, नेपच्यून पर होगा नहीं, गुरु है। प्लूटो पर सबसे ज़्यादा वर्ष अधिक होता है, प्लूटो याद रखें, प्लूटो पर। इसका जिसका प्लूटो का दीर्घतम होता है, इसका 284 पृथ्वी वर्ष होता है, लगभग 284 पृथ्वी वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो याद रखें सबसे ज़्यादा वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना समय में आता है? तो 8.5, जबकि बीपीएससी 8 मानता है इसको, बीपीएससी 8 इसको मानता है, बीपीएससी इसका उत्तर 8 मानता है, जबकि एग्जैक्ट उत्तर इसका होना चाहिए 8.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट में पहुंचता है, राइट क्वेश्चन सी होगा उत्तर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो इसका उत्तर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ ई, 8 मिनट नहीं मारेंगे हम, इसको ई मारेंगे, बीपीएससी में ई मारेंगे। चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, बृहस्पति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फोर्ट्रैन भाषा नहीं है, बेसिक भी है, फास्ट भी है, सी भी है। फोर्ट्रैन जो है, सॉरी, फोर्ट्रैन भाषा है, सी भी है, बेसिक नहीं है। फास्ट एक कंप्यूटर की क्या है, लेकिन फास्ट एक भाषा नहीं है, फास्ट भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होते हैं? फिलामेंट में टंगस्टन, चांदी, लोहा, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन होगा, डी होगा। फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है, बहुत क्या होता है टंगस्टन, परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, किसका? तो टंगस्टन का। चलिए, कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर में किसको बोलते हैं? रेडियो में प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर के रूप में आपको चांदी तो होगा नहीं, तांबा नहीं होगा, ग्रेफाइट भी होगा नहीं, जर्मेनियम होगा। जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम, एपी प्रकार के जर्मेनियम। परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं क्या? नाभिक, नाभिक में क्या होता है? नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन बाहरी चक्कर कटता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक ऊर्जा? चलिए, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा है स्रोत है सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा भी खत्म हो सकता है, भू ऊष्मीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा भी खत्म हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा खत्म नहीं हो सकता, इसलिए बहुत बड़ा विकल्प है। सब ऊर्जा खत्म होने पर सौर ऊर्जा जिंदाबाद। चलिए, परमाणु बम सिद्धांत होता है, परमाणु बम याद रखें, परमाणु बम विखंडन पर काम करता है, विखंडन, विखंडन यानी विखंडन क्या होता है? जब एक अणु टूटता है तो उस पे उसमें से 10 गो टूटेगा, फिर उसमें से 10 गो, फिर उसमें से 10 गो, उसको विखंडन बोलते हैं। इसलिए परमाणु बम गिराने से बहुत भयंकर क्षति होती है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में आपको हीलियम, आर्गन, नियोन, रेडॉन, रेडॉन नहीं पाया जाता है। वायु में क्या नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन नहीं होता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि यह अक्रिय गैस है, रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो वायु में नहीं पाया जाता है, याद रखें, रटने वाला क्वेश्चन है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत जो होती है वो बिल होती है किसके मापक पर? एम्पियर होगा नहीं, वोल्टेज, वाट, लोहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा वाट, यानी बिजली की खपत जो होता है वाट, यानी जितना वाट का बॉल जलाएंगे, जितना वाट का बिल, उतना ही का बिल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की खपत वाट,
वाट क्या होता है, किलो वाट प्रति इकाई। निम्नलिखित में से कौन भारी धातु है? भारी धातु कौन है? तो तांबा तो नहीं हो सकता, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। तो तांबा भी नहीं होगा, एल्युमिनियम भी नहीं होगा, चांदी भी नहीं, यूरेनियम सबसे भारी धातु माना जाता है, यूरेनियम। इसका उत्तर देखेंगे, चेक करेंगे, हाँ यूरेनियम भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 92 तथा परमाणु भार होता है 238.8। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसेट 2A एक क्या है, एक उपग्रह है। इसे कब छोड़ा गया? 75 में, 92 में, 74 में, 75 में। तो इसका 92 में होगा, 10 जुलाई 1992 में छोड़ा गया। कहाँ से छोड़ा गया? कोरू से छोड़ा गया शायद। रसायन विज्ञान इसके बाद हम देखेंगे। एक पोर्शन मेरा खत्म होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसमें तत्व नहीं है, तो तत्व धातु तत्व है, गैस धातु यानी गैस तत्व नहीं है। सी उसका उत्तर हो जाएगा, सी गैस तत्व नहीं है, बाकी सब धातु है। ये अधातु के रूप में आता है। चलिए, आधुनिक रसायन के जनक किसे कहते हैं? तो लेवोजियर जो साहब जो थे उनको आधुनिक केमिस्ट्री के जनक कहते हैं। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या 18 तथा 20 है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाती है? 18 20 दोनों जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देंगे, आ जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 है? तो शुद्ध जल, शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, और ऑप्शन देखेंगे, और है क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, पीएच 7 होता है, उदासीन विलयन का मान पीएच 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, शुद्ध जल को उदासीन में इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का शुद्ध जल, वर्षा का पानी को शुद्ध जल माना जाता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, पानी का 7 होता है, क्योंकि उदासीन होता है। 7 से कम अम्लीय, 7 उदासीन, 7 से ज़्यादा क्षारीय। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? तो ब्रोमीन कौन सी गैस होती है? रंगहीन, भूरी, लाल, अत्यंत ज्वालाशी। तो भूरी होती है, नहीं लाल होती है, ब्रोमीन लाल होती है, बस है ब्रोमीन लाल द्रव होती है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ब्रोमीन का गहरा लाल होता है, गहरा लाल होता है, जो कि एक तीक्ष्ण गंध वाले, यह महकता भी है, सुगंधित करने वाले, इसको BR बोलते हैं। इसका अनुक्रमांक कितना होता है? 35 होता है, तथा यह ज्वलनशील तथा जल में अविलय होती है, जल में नहीं घुलती है। इसका 17 का सदस्य है, जो मेंडलीव का आवर्त सारणी में है, उस 17वां नंबर के लाइन में है। इसमें हेलोजन वर्ग के रूप में इसे रखा जाता है, हेलोजन वर्ग। ब्रोमीन कैसी होती है रंग में? तो लाल होती है। वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो वेल्डिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होना चाहिए, ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन वेल्डिंग जो है तो चमकने वाली गैस होती है। तो एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन अभिक्रिया के द्वारा इसे धातुओं को पिघला के उसको ज्वाइंट कर देता है, एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन। गैल्वेनाइजेशन की पाइप पर होती है, तो जस्ता होती है, लोहे पर जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन कर रहा है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट का होता है बाइकार्बोनेट, बिस्मथ, सल्फोनेट तथा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हम लोग याद किए हुए थे, बाइकार्बोनेट खाने वाला कार्बोनेट नहीं था। इसमें सल्फोनेट जो होता है ना, वो इससे क्या किया जाता है? कपड़ा को साफ करते हैं, कपड़ा बहुत अच्छा से डिटर्जेंट है एक प्रकार का सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो गंधक तो नहीं होता है, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ही होना चाहिए। कौन है? ई है, ई इसका उत्तर है। चलिए, इसको व्याख्या इसका करते हैं। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, तो बात सही है, पानी जितना ही पीजिएगा उतना ही पसीना होगा, परंतु इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया मौजूद रहता है। क्या हो रहता है? तो खनिज भी रहता है, अम्ल भी रहता है, यूरिया भी रहता है। पसीने के मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। पोटेशियम भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, तत्व भी पाया जाता है, यानी सभी चीज़ पाए जाते हैं पसीना में। नेक्स्ट, नीला थोथा रासायनिक रूप है किसका? तो सोडियम सल्फेट का, निकेल, कॉपर, आयरन। तो नीला थोथा किसका रासायनिक रूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। नीला थोथा जो होता है ना, कॉपर सल्फेट का क्या होता है? रासायनिक रूप होता है। इसको फिर से देखेंगे। नीला तो जिसको ब्लू विट्रियोल अंग्रेजी में बोलते हैं,
एक कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का क्या होता है? CuSO4, इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। कॉपर सल्फेट यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, निर्जलीकृत अवस्था में रंगीन होता है, परंतु हाइड्रेट लवण लवण नीले रंग का होता है, जो नीलत होता है, आसानी से घुल जाता है, परंतु मध में अघुलनशील होता है। मध जो होता है ना, मधुमक्खी वाला मध, उसमें नहीं घुलता है, पानी में घुल जाता है। इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। नीला थोथा रासायनिक कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाता है, याद रखें, कॉपर सल्फेट। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु सुनना है। तो भारी धातु कौन है? तो सोना नहीं होगा, चांदी नहीं होगा, पारा नहीं होगा, प्लेटिनियम होगा। प्लेटिनियम सबसे भारी होती है। चलिए प्लेटिनियम होता है भारी, इसका घनत्व भी सबसे काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसे पीटी इसे दर्शाते हैं। पीटी लिख देंगे तो समझ जाएंगे प्लेटिनियम। इसका घनत्व कितना होता है? 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसके बाद चांदी का होता है 10, प्लेटिनियम का 21। देखिए कितना का अंतर है, 21 और 10। पारा का होता है 13 और कम होता है। उसके बाद सोना का भी कम नहीं होता, सोना 21 होता है, सोना से थोड़ा ज़्यादा है प्लेटिनियम का। सोना 19 होता है सोना का, और आपको चांदी का होता है 10। चांदी का सबसे बहुत कम है, सोना 19, चांदी 10, प्लेटिनियम जो है प्लेटिनियम का 21 होता है। पारा का होता है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? स्टील जो होता है ना, तो लोहा और क्रोमियम का होना चाहिए। लोहा और ना, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, ई लोहा क्रोमियम और निकेल होना चाहिए, जबकि इसमें लोहा निकेल दिया, लोहा क्रोमियम दामा ई हो, इसका उत्तर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका व्याख्या देखें। दो या दो से अधिक धातुओं के एक सामग्री को अगर मिला दिया जाता है तो धातुओं के गुण धर्म को बेहतर बनाते हैं। जैसे निकेल, इसमें देखेंगे कार्बन, निकेल तथा क्रोमियम एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, तो इसे स्टेनलेस स्टील। कार्बन 3 गो चीज़ मिलाने से स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। कौन कौन? तो कार्बन 1 नंबर में, निकेल और क्रोमियम 3 गो चीज़ मिला दीजिए। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, बूझा चूना, तो इसका हो जाएगा बी। कैल्शियम थी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम होता है, जिप्सम। CaSO4 इंटू 2H2O इसका सूत्र होता है। प्लास्टर और जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, और 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोजन CaSO4 इंटू हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू H2O होता है, 2H2O नहीं, H2O होता है, तो CaSO4 इंटू H2O, 2 नहीं, H2O, इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों, तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों से एल्केन, एल्काइन, एल्केन आयनिक बंध, इसे बोलते हैं, इसे एल्किन बोलते हैं। कार्बन के जैसे 2 बंध अगर जुड़े हैं तो उसे एल्किन बोलते हैं, एल्किन, 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 एल्किन। कार्बन और हाइड्रोजन एक ऐसे यौगिक है, इसमें कह रहा है कि व्याख्या में कार्बन और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड द्विबंधु वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्किन कहते हैं। चलिए कार्बन एक एकल बंधन से संतृप्त होता है, और हाइड्रोजन भी एकल होता है, जबकि एल्काइन जो होता है ना, एल्काइन त्रिबंध वाले होता है, त्रिबंध वाले एल्काइन 3, कार्बन 1, एल्काइन 3। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो बंधन बनता है उसे विद्युत संयोजन या आयनिक बंधन कहते हैं। चलिए सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का एसिटिक अम्ल उसको बोलते हैं, सिरका को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। रासायनिक सूत्र इसका कितना होता है? CH3COOH। सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है, और सिरका का IUPAC नाम होता है एथेनॉल अम्ल, एथेनोइक अम्ल होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक तथा प्रक्रियात्मक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक तथा प्रक्रियात्मक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सिरके में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसेटिक अम्ल,
तो डी होगा एसेटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसेटिक अम्ल होता है। एसेटिक अम्ल होता है सिरके में, एसेटिक अम्ल होता है। ऊपर मिला था एसेटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन होता है? तो इसका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाना चाहिए। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, और कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यह बैटरी में वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। और शुष्क सेल में भी कॉपर सल्फेट तथा आयरन सल्फेट होता है। और कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका उद्देश्य होता है रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। रासायनिक अभिक्रिया होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे गाड़ियाँ चलती हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली कौन सी गैस होती है? वहीं जो सोडा वाटर, पेप्सी कोला के बोतल खोलते हैं तो उसमें से क्या आता है? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 निकलती है, जो उच्च दाब पर थोड़ा बोतल में अंतः प्रक्षेपित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खनिज मिनरल क्या होता है? तो मिनरल क्या होता है? तो खनिज क्या होता है? तो एक अकार्बनिक ठोस होता है खनिज, इसको मिनरल बोलता है। कार्बनिक नहीं होता है, अकार्बनिक होता है मिनरल। खनिज मिनरल क्या होता है? अकार्बनिक ठोस होता है। चलो याद कर ले इसको, 53वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार जो खनिज होता है ना, जिसको मिनरल बोलते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक कार्बनिक ठोस है। इसकी संरचना रवाकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सन 1945 में नागासाकी, जो कि जापान में है, गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त हुआ था? नागासाकी में किस चीज़ से ज़्यादा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? सोडियम, प्लूटोनियम, पोटेशियम, यूरेनियम। तो इसका प्लूटोनियम जो है ना, नागासाकी में जो बम गिराया गया उसमें अधिक मात्रा में प्लूटोनियम पाया गया। प्लूटोनियम परमाणु बम था, प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक जो बम है 45 में, 9 अगस्त, ये वो होता है 6 अगस्त। तो 9 अगस्त को 45 में फैटमैन गिराया गया था जापान में, जिसमें सबसे अधिक प्लूटोनियम का विस्फोट हुआ था। किस चीज़ का? तो प्लूटोनियम का विस्फोट हुआ था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर क्या, तो लिटिल बॉय गिराया गया, उसमें यूरेनियम का। याद रखें, लिटिल बॉय गिराया गया, लिटिल बॉय में यूरेनियम तथा फैटमैन में क्या, प्लूटोनियम। यूरेनियम प्लूटोनियम, फैटमैन प्लूटोनियम, फैट प्लूटोनियम तथा लिटिल बॉय यूरेनियम। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में, जो प्राकृतिक कृत्रिम है नहीं, एक ही प्रकार के परमाणु, जो प्राकृतिक भगवान का बनाया हुआ जो भी चीज़ है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। प्राकृतिक तत्व एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो क्रियाशील धातु तो सोडियम, कैल्शियम और कुछ ऑप्शन है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील हम मानेंगे पोटेशियम को ही। पोटेशियम को सबसे अधिक क्रियाशील धातु मानेंगे। पोटेशियम क्यों मानेंगे? क्योंकि पोटेशियम जो होता है ना, क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातु का क्रम इस प्रकार है। पोटेशियम सबसे अधिक होता है, 1 नंबर पोटेशियम, 2 नंबर में से सोडियम, कैल्शियम, आयरन, सब में यम लगा हुआ। पोटेशियम नंबर 1 होता है, उसका बेटा सोडियम, उसका बेटा कैल्शियम, उसके बेटा आयरन। चलिए इसके बाद होता है वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। वनस्पति तेल जो होता है ना, उससे घी जो बनाया जाता है, उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन तेल से घी, वनस्पति तेल या घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको सारांश इसको देख लें। हाइड्रोजनीकरण कौन से प्रक्रिया द्वारा? तो हाइड्रोजन प्रक्रिया द्वारा बारीक चूर्ण को वनस्पति तेल में हाइड्रोजन वसा बनाती है, जो कि हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। कौन सी विधि? तो हाइड्रोजनीकरण। आयोडीन लवण में रहता है। आयोडीन कौन से लवण में रहता है? तो मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाइड्रोजन इसके डी हो जाएगा। पोटेशियम अरे पोटास हाइड्रोजनीकृत लवण में रहता है। पोटेशियम जो नमकीन लगता है ना, उसको पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? तो Kl से डिनोट करते हैं। इसकी भौतिक राशि इसके खाद्य लवण के समान होता है, यानी साल्ट होता है। पोटेशियम आयोडाइड जो होता है ना, खाद होता है। व्यापारिक स्तर पर जो होता है ना, आयोडीन लवण यानी आयोडीकृत नमक, यानी कि खाने वाला नमक बनाने में इसे प्रयोग किया जाता है पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड एवं सोडियम
आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीनिकृत लवण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? NaCl कमजोर अम्ल कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार। इसका हो जाएगा बी, उत्तर हो जाएगा। बी में कह रहा है खाने वाला नमक मजबूत अम्ल क्षार तथा मजबूत क्षार, दोनों मजबूत, खाने वाला नमक में दोनों मजबूत होता है। मजबूत अम्ल भी होता है, मजबूत क्या होता है, मजबूत अम्ल भी और मजबूत क्षार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परवल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित एक नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं। इसको NaCl KNO3 कहते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है क्या? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। इसका हम उत्तर बताएंगे। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन होता है। कार्बन, सभी जितने भी जैव यौगिक हैं सभी को जलाने से या दफनाने से जो भी प्राप्त होता है उसे कार्बन बोलते हैं। संसार के सभी जैव पदार्थ जो होते हैं, जितने भी जैव पदार्थ हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कार्बन बोलता है। ऑक्सीजन पुनः स्थापित होती है। तो ऑक्सीजन पुनः स्थापित कथी में होती है? केरोसिन में, कांच में, सीमेंट में, मिट्टी में। तो ऑक्सीजन जो होता है पुनः स्थापित होती है केरोसिन में होती है। केरोसिन, ऑक्सीजन मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन पुनः ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। यानी ऑक्सीजन किस में नहीं पाया जाता था? मिट्टी में भी पाया जाता है, कांच में भी, सीमेंट में भी, लेकिन मिट्टी के तेल में नहीं पाया जाता है। केरोसिन, मिट्टी के तेल में हाइड्रोजन एक मिश्रण होता है। मिट्टी के तेल में केरोसिन हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक में पाया जाता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित कौन सी गैस? तो ब्यूटेन गैस पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, ब्यूटेन का सूत्र कितना होता है? तो C4H10। इसका प्रयोग सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका? आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? टेफ्लॉन टेट्राफ्लोएथिलीन तथा विनाइल टेफ्लॉन। इसका उत्तर हम देखेंगे। इसका उत्तर ए होगा। टेफ्लॉन का है कह रहा है तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन किसका एकल बहुलक है? एकल बहुलक किसका है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का टेफ्लॉन बहुलक है। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं PTFE। आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE के नाम से जाना जाता है। ठोस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह क्या है? टेफ्लॉन जो होता है ना, ठोस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व कितना होता है? तो इसका घनत्व 2.2 ग्राम सेंटीमीटर होता है। इसका गलनांक होता है 237 डिग्री सेल्सियस होता है। यह वस्तु बर्तनों पर चिपकने वाले नॉन स्टिक टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो जलता नहीं है, जो 2.2 सेंटीमीटर होता है, यानी कढ़ाई वगैरह पर या नॉन स्टिक जो बर्तन होता है उस पर टेफ्लॉन दिया जाता है। क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट, बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन होता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट कथी कहता है? यूरिया फॉर्म बेकेलाइट। इसका उत्तर नहीं पता है, देख लेंगे, बी होगा। फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट जो होता है किसका संघनन रूप होता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है? संघनित रूप होता है। चलिए, बेकेलाइट इसका थोड़ा सा सारांश देख लें। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। क्या है? तो बेकेलाइट एक कुछ नहीं है, एक प्लास्टिक जैसा होता है। इसका रासायनिक नाम होता है पॉलीऑक्सीबेंजाइन मैथिलीन ग्लाइकोलेहाइड्रोजन। तो बहुत लंबा नाम है। यह फॉर्मेसिंग फिनाइल तथा फॉर्मेंट रेंजिंग होता है, जो फिनाइल और फॉर्मेंसिंग के संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए, इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक वासा है। ट्राइग्लिसराइड
ग्लिसराइड क्या है? ग्लिसराइड क्या है? तो एक वासा है। ट्राइग्लिसराइड वासा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वासा एक फैट होता है, फैट। ट्राइग्लिसराइड जो फैट होता है, जो पेट के साइड साइड में रहता है, थाई में भी होता है। हमारे शरीर भोजन से प्राप्त भोजन से प्रयुक्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर ट्राइग्लिसराइड वासा कोशिकाओं फैट सेल में। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो एक वासा होता है, याद कर लें, जो कि 64वीं में पूछा हुआ था। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो एक वासा होता है। 64वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में होती है। तो एलपीजी में क्या होती है? घरेलू इंजन में एलपीजी में क्या होती है? मीथेन, एथिलीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक है। एलपीजी में इनमें से कोई नहीं होता है। घरेलू इंजन के रूप में एलपीजी में अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस का ज्वलनशील मिश्रण होता है। हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोकार्बन गैस का ज्वलनशील अथी होता है। इसमें CH3H यानी प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ मिला जाता है, इसमें मिथाइल मॉर्केप्टन मिलाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक क्या होता है? ग्रीन हाउस यानी इसको बोलते हैं नाइट्रस ई होगा इसका उत्तर। ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी वातावरण बादलों द्वारा उत्सर्जित उसमें अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। क्या करती है? जो वातावरण में जितने भी किरण आता है उत्सर्जित ऊष्मा होता है उसको उत्सर्जित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ग्रीन हाउस जो गैस होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन किसको हटाता है? ग्रीज को हटाता है। किसके? अस्कंदन द्वारा, पायसीकरण द्वारा, अधिशोषण द्वारा, प्राशन द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पायसीकरण द्वारा। साबुन जो होता है ना, ग्रीज यानी मोबिल वगैरह, मोबिल होगा, पेट्रोलियम चीज़ हो गया, उसको कथी से हटाता है? तो पायसीकरण मेथड के द्वारा हटाता है, पायसीकरण। तो इसके साथ लंबी श्रृंखला वाले यौगिक को हटाता है, हाइड्रो। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एस्पाट्रेम, फ्रेयन, नियोप्रीन तथा बेनाड्रिल ये सब है। तो ये क्या है? इसको प्राकृतिक में कैसे उपयोग करते हैं? पदार्थ है एक साइड में, इसका उपयोग कैसे करें? एस्पार्टेम का प्रयोग कैसे किससे किया जाता है? तो इसका उत्तर एक का 3 हो जाएगा। इसका उत्तर 1 3 4 1 2 3 4 1 2। चलिए, एस्पार्ट्रेम का 3 हो जाएगा, और फ्रेयन का 4 हो जाएगा, और नियोप्रीन 1 हो जाएगा, और बेनाड्रिल 2 हो जाएगा। चलिए इसको हम मिला देते हैं। एस्पार्टेम को क्या हम बोलते हैं? तो एस्पार्टेम को कृत्रिम मधुरक बोलते हैं, फ्रेयन को बोलते हैं प्रशीतक, और नियोप्रीन को बोलते हैं संश्लेषित रबड़। नियोप्रीन को संश्लेषित रबड़ बोलते हैं। बेनाड्रिल को हम क्या बोलते हैं? प्रतिहिस्टेमिन बोलते हैं। बेनाड्रिल को प्रतिहिस्टेमिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मिलान करना है। नहीं, इसमें वही चीज़ है। एस्पार्ट्रेम को कृत्रिम मधुकर बोलते हैं, फ्रेयन को प्रशीतक बोलते हैं, नियोप्रीन को संश्लेषित रबड़ तथा बेनाड्रिल को प्रतिहिस्टेमिन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में HCl होती है, नहीं, अम्ल वर्षा में H2SO4 होती है। अम्ल वर्षा H2SO4 अम्ल वर्षा किसको बोलते हैं? वही जो सीजन के जो पहली बारिश होती है उसी को अम्ल वर्षा बोलते हैं, और अम्ल वर्षा बोलते हैं। इसमें ये बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि सीजन के वर जितने भी कल कारखाने से निकले हुए ओजोन तरह तरह के होते हैं वे बारिश के रूप में गिरते हैं। इसलिए बोला जाता है कि बारिश के मानसून की पहली बारिश में नहीं स्नान करना चाहिए, क्योंकि सबसे अम्ल वर्षा उसी को बोलती है, जो कि ताजमहल जैसे इमारत पर करके उसको ख़राब कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड इसमें होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा वर्षा कारखानों से होती है, पेट्रोल से होती है, कोयला जलाने से होती है, लकड़ी से होती है। तो अम्ल वर्षा इसका अपडेट किया हुआ है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से होती है तथा एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, इन प्रदूषकों का यानी कारखानों के SO2 कारखानों से निकलता है। पेट्रोल तथा ऊर्जा संयंत्र में कोयला जलाने से भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग होता है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प है, एक से अधिक विकल्प है। क्या? एक से अधिक है, यानी कारखानों से भी अम्ल वर्षा कारखानों से भी निकलती है, पेट्रोल से भी निकलती है, कोयला से भी निकलती है, लकड़ी से भी निकल जाती है, इसलिए एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन पूछा हुआ था दरोगा में। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड में गैस बदलता है। निम्नलिखित गैस से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ होता क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका बी हो जाएगा। एक ही टाइप का 3 क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो कार बैटरी में वहीं कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन किसमें नहीं है? तो कार्बन हीरा में, कोयला में, ग्रेफाइट में उपयुक्त नहीं। ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कार्बन कोयला में भी होता है, हीरा में नहीं पाया जाता है शायद। डी इसका नहीं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तीनों में कार्बन का उपरूप पाया जाता है, इसलिए उसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? तो हीरा, क्वार्ट्ज, ग्लास, टाइटेनियम, प्लेटिनियम। तो सबसे हीरा होगा, हीरा बहुत कठोर होता है, कठोर होता है, तब परमाणु और कार्बनिक प्रबल जोड़ों से जुड़े रहता है, यह बहुत कठोर होता है हीरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? खाने की यानी खाना जो होता है ना, खाना को मतलब परिरक्षण करता है, कौन सा? पोटेशियम, एसिड, क्लोराइड, बेंजोनोएट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम बेंजोनोएट होता है, खाने की वस्तु को परिरक्षण करता है, यानी बचाता है, खराब होने से बचाता है, तो सोडियम बेंजोनेट होता है। सोडियम बेंजोनेट जो होता है खाने का प्रयोग परीक्षण, याद कर लें, सोडियम बेंजोनेट खाने की वस्तुओं को क्या करता है? बचाता है। पारद धातु मिश्रण होता है। पारद किसका मिश्रण होता है? पारद धातु मिश्रण होता है। तो पारद किसका मिश्रण होता है? इसका उत्तर हम देखेंगे, इस साइड में है पारद। पारद होता है सी, उसका उत्तर होता है। पारद युक्त मिश्र धातु की होती है। पारद धातु होता है, पारद युक्त मिश्र धातु। इसका उत्तर भी उसी तरह से है क्वेश्चन की जैसा। पारद युक्त मिश्रण होती है, पारद धातु होती है, पारद युक्त मिश्रण होती है पारद धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका होता है मीथेन। खाना बनाने में मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, खाना बनाने में मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसे गोबर, चूल्हा आदि से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप द्रव है? सामान्य ताप द्रव है सीसा, निकेल, पारा, टीन। तो पारा होना चाहिए, सामान्य ताप द्रव है, इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस जो कपूर होता है, तो कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन उसको बोलते हैं। यानी कपूर जो होता है ना, उसको जलाने पे द्रव नहीं बनता, खट दे उड़ जाएगा। ठोस कपूर का वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस को गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक को ठोस अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 53 क्वेश्चन का रहा है जो मेरा पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण में मिलाने वाला धुआं कौन होता है? तो कौन सा धुआं मिलाया जाता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का धुआं मिलाया जाता है। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन होता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाना अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से
निकलने वाला धुआं अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। 39वीं बीपीएससी में पूछा गया था। नींबू का साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण यह खट्टा होता है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मार्स गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसका उत्तर अपडेट नहीं किया हुआ है, इसका सारांश देखेंगे। वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी वाहनों से सभी गैस निकलती है, इसलिए इसका उत्तर इनमें से सभी होगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील कठोर होने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है कि सिलिकॉन की, मैग्नीज की, क्रोमियम की? तो कार्बन की। स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन की मात्रा को क्या कर दी जाती है? तो बढ़ा दी जाती है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड होगा। रेडियम जो है पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेड से प्राप्त किया। पिच ब्लेड रेडियम का अयस्क होता है। पिच ब्लेड किसका होता है? और रेडियम का। अरे पिच ब्लेड वही होता है जो जो चमकता है। पिच ब्लेड रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेड का आविष्कार किया। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। किसके कारण जल जाती है? तैरने से जल जाती है। क्लोरीन के कारण, उसमें कहाँ पराबैंगनी का अवरक्त किरण के कारण। इसका होता है क्लोरीन के कारण। इसका तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो कथी के कारण? तो क्लोरीन के कारण जल जाती है, क्लोरीन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47वीं बीपीएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग किया जाता है। जल शुद्धिकरण, अच्छा, तालाब के जो जल होता है Cl2 क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्लोरीन अधिकता के कारण शरीर की त्वचा, क्लोरीन जहाँ अधिक होगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ शरीर जल जाएगा। बैटरी में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बैटरी का पानी देह पर लगता है तो जल जाता है। हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क में दूसरा रहता है, उसमें रहता है अमोनियम सल्फाइड तथा एथी होता है, कुछ रहता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन को जलाने से, हाइड्रोजन जब जलता है तो पानी निकलता है उसमें से। जैसे 2H2O + O2 करेंगे तो 2H2O हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। सोने को घोला जा सकता है, सोने को एक्वा रेजिया है ऑप्शन। हाँ, तो इसका उत्तर सोने को सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इसका व्याख्या करेंगे तो सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयतन की दृष्टि से 1:3 होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कोई सही नहीं है, एक्वा रेजिया में घोला जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की, अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल यानी शीशा की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। यह कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। कांच में जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नहीं रखा जाता है क्योंकि अभिक्रिया कर लेगा तो क्या होगा? कांच फूट भी सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। शीशा में कौन चीज़ नहीं रखा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल नहीं रखा जाता है। H2F होता है, अत्यधिक यौगिक होता है तथा सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया कर बोतल में विस्फोट हो जाता है। अच्छा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट, वायु में थोड़ी देर रहने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु है वायु में तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो वायु को तांबा की जम जाती है। थोड़ी देर रखने के बाद उस पर तांबा के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पटीना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पटीना। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, क्या है? तो एक एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो एक एस्टर, नाइट्रोग्लिसरीन, इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन
एक एस्टर है जो कि पटाखों वगैरह में उपयोग किया जाता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्योंकि 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 ये एलपीजी द्वारा चेक हो सकते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं, ये सब नहीं होगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो होता है उसके दाब को मापने के लिए ये एलपीजी के द्वारा चेक किया जाता है। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चूक को जाने की संभावना रहती है, अतः दाब मापक नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्रदान किया जाता है? तो लोहा पिच ब्लेड हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी सत्य ढूंढना है हमको। तो इसका सत्य है हल्के पानी में हल्के पीले रंग का चूर्ण है। विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है। ऑक्सीकारक है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, भी सही है। तथा जल में विलय होता है, जल में विलय होता है, गलत है। जल में विलय नहीं होता है। जब पीले रंग का चूर्ण है तो हल्के पीले रंग का चूर्ण है तो जल में तो घुलेगा तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ते से एक आयतन भाग यानी को दो आयतन भाग यानी तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होता है? तो 8300 किलोग्राम प्रति मीटर होता है। 8300 तांबा का घनत्व कितना होता है? तांबा का घनत्व होता है 8300 केजी मीटर क्यूब, यानी 3 गुना पीतल यानी 1 भाग जस्ता 2 भाग तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं क्या? लोहे पर गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको। गड़बड़ा गया है, कौन क्वेश्चन है? इसका उत्तर सी हो जाएगा मैथी, यानी बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी? तो लोहा और क्रोमियम की। स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु है। लोहा और किसके? क्रोमियम की। इन दोनों को ही लौह धातु के जलने के साथ कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋण आवेश कौन होता है? तो एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो बीटा जो किरण होती है, अल्फा बीटा गामा, तो बीच वाला जो होता है वह क्या होता है? वह ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है अल्फा बीटा गामा में, यानी रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, जैसे अल्फा जो होता है धन आवेशित, बीटा ऋण आवेशित, गामा उदासीन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका 2 2 8 होता है। संरूपण धातु तत्वों के लिए 2 8 2 होता है। इसको संरूपण क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। 2 8 क्या है? अक्रिय गैस नियोन है। 2 8 7 क्या है? हैलोजन है, क्लोरीन है। 2 8 8 होता है अक्रिय गैस ऑर्गन। 2 8 8 अक्रिय गैस होता है। 2 8 7 होता है हैलोजन होता है। 2 8 होता है अक्रिय गैस होता है। 2 8 8 होता है, इसे रूपांतरण क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। रूपांतरण क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। 2 8 8। चलिए नेक्स्ट, सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है? तो सीओ, इसका हो जाएगा डी, COD है। चलिए आबंध यानी बॉन्ड ऑर्डर एक समूह है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणु के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। तो बंधन कितना मजबूत है, यानी 3 है। तो क्रम का होना अधिक मजबूती निम्नलिखित जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन
दोनों इसके परमाणु हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो दो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो उसको द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा 4 हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो बी होता है अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। एक तत्व एक्स की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक्स की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? कौन सा सूत्र होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स एच। जिस तत्व के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोगी बंधन बनाता है। तो हाइड्रोजन के 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ एक 4 हाइड्रोजन प्रक्रिया करेंगे। इस प्रकार XH4 निर्माण करते हैं। XH4 यानी 4 जिसका अंत में 4 होता है वह है XH4। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लेता है? तो आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। समस्थानिक ड्यूटेरियम में जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी कहेंगे। उसका रासायनिक सूत्र होता है D2 होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है। आइसोटोप प्रोटॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉन वही तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी इसको सिंपल भाषा में कहेंगे वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमानता था परंतु नाभिक पर असमान वैद्युत आवेग यानी समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं उसे समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। दूध उदाहरण है एक किसका है? तो दूध है इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन कोलाइडी जिसको बोलते हैं, इमल्सन या कोलाइड उसको दूध फेम क्रीम या द्रव इमल्सन का एक उदाहरण माना जाता है। द्रव इमल्सन का क्या माना जाता है? उदाहरण माना जाता है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? अल्कोहलिक खमीर तो इसका होता है इथाइल अल्कोहल। इसको ऐसे बोल इथाइल अल्कोहल वही शराब के जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। किण्वन शराब होता है। इथाइल अल्कोहल इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर जो होता है उसके किण्वन से मिथाइल इथाइल एसिटिक अम्ल क्लोरोफिल इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से मिथाइल को भी नहीं मारेंगे, इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र होता है तो C/H/SO11 तो हो गया चीनी का C6H12O11 C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक शोधन भी करता है, एक साबुन होता है नहीं शोधन अभिकर्ता होता है। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है? तो सफाई के कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक साबुन अपमार्जक होता है। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक को क्या होता है? तो